आज की दुनिया में हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर आता है कि कुछ लोग असाधारण काम कैसे कर लेते हैं, जबकि हम जैसे आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में ही उलझ कर रह जाते हैं। क्या उनके पास कोई अलग दिमाग होता है, कोई खास टैलेंट होता है, या फिर भगवान ने उन्हें हमसे ज्यादा ताकत दी होती है? स्टीवन कॉटलर अपनी किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल में इसी भ्रम को पूरी तरह तोड़ देते हैं। यह किताब बताती है कि असाधारण लोग अलग नहीं होते, वे बस अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना जानते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी सीमाओं को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। स्टीवन कॉटलर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनकर हवाई बातें नहीं करते। उन्होंने करीब 30 साल तक दुनिया के सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एथलीट्स को देखा जो जान जोखिम में डालकर असंभव स्टंट करते हैं। उन्होंने ऐसे बिजनेस फाउंडर्स से बात की जिन्होंने जीरो से अरबों की कंपनियां खड़ी की। उन्होंने नेवी सील्स और स्पेशल फोर्स के सैनिकों को स्टडी किया जो मानसिक और शारीरिक रूप से इंसानी सीमा से बाहर काम करते हैं। इन सबको देखकर कॉटलर को एक बात साफ समझ आई कि असंभव कोई दीवार नहीं है, बल्कि यह एक दरवाजा है जो सही तरीकों से खोला जा सकता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान की क्षमता तय नहीं होती। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि अपनी पूरी क्षमता तक कैसे पहुंचना है। स्कूल हमें नंबर लाने के तरीके सिखाता है, समाज हमें सुरक्षित रहने की सलाह देता है और डर हमें सीमित बना देता है। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें सिखाती है कि इन सब सीमाओं को कैसे तोड़ा जाए। कॉटलर कहते हैं कि असंभव को संभव बनाने की एक कला होती है और इस कला के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ है प्रेरणा, दूसरा है सीखने की कला, तीसरा है रचनात्मकता और चौथा है फ्लो। यह किताब धीरे धीरे इन चारों को जोड़कर दिखाती है कि कैसे एक आम इंसान भी असाधारण बन सकता है। सबसे पहले प्रेरणा को समझना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रेरणा के कोई भी लंबा और कठिन सफर तय नहीं किया जा सकता। हम में से ज्यादातर लोग प्रेरणा को पैसे, नाम, शोहरत या दूसरों की तारीफ से जोड़कर देखते हैं। शुरुआत में यह चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनका असर खत्म हो जाता है। जब मुश्किल आती है, जब थकान होती है, जब रिजल्ट नहीं दिखता, तब यही बाहरी प्रेरणा सबसे पहले गायब हो जाती है। स्टीवन कोटलर बताते हैं कि असली प्रेरणा अंदर से आती है और वह तब पैदा होती है जब आपका काम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा होता है। जब आप यह महसूस करते हैं कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए, समाज के लिए या दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं, तब आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। उस समय काम बोझ नहीं लगता, बल्कि जिम्मेदारी लगने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। शुरुआत में वह बहुत मेहनत करेगा, लेकिन जैसे ही उसे लगेगा कि मेहनत ज्यादा है और खुशी कम है, वह धीरे धीरे टूटने लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर यह महसूस करे कि उसके काम से किसी की जिंदगी आसान हो रही है, किसी को उम्मीद मिल रही है या किसी की समस्या हल हो रही है, तो वही काम उसे ताकत देने लगेगा। यही फर्क है उद्देश्य वाली प्रेरणा और साधारण प्रेरणा में। कोटलर यह भी कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य बहुत छोटा है तो आप जल्दी रुक जाएंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य आपसे बड़ा है तो आप खुद को रोज आगे धकेलते रहेंगे। असंभव वही लोग करते हैं जिनका सपना उन्हें डराता भी है और खींचता भी है। अगर सपना आपको थोड़ा असहज नहीं करता तो वह आपको बदल नहीं पाएगा। प्रेरणा के बाद किताब सीखने की कला पर ध्यान देती है। कॉटलर के अनुसार असाधारण लोग तेज इसलिए नहीं होते क्योंकि वे जीनियस होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सीखने की सही रणनीति अपनाते हैं। वे खुद को लगातार ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़े। वे आराम की जगह ग्रोथ को चुनते हैं। हम में से ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हम वही काम बार बार करते हैं जो हमें आता है, ताकि गलती न हो और आलोचना न मिले। लेकिन कॉटलर बताते हैं कि असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जब आप खुद को थोड़ा सा असहज स्थिति में डालते हैं, तभी आपका दिमाग और शरीर नए स्तर पर काम करना सीखते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए।
अगर आप हमेशा वही काम करते रहेंगे जो आपको आता है तो आप सुरक्षित तो रहेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा कठिन काम चुनते हैं तो शुरुआत में डर लगेगा, गलतियां होंगी, लेकिन वहीं से आपकी असली क्षमता निकलकर सामने आएगी। कॉटलर इसे स्ट्रेच जोन कहते हैं, जहां चुनौती और क्षमता के बीच संतुलन होता है। सीखने की प्रक्रिया में एक और बहुत जरूरी बात है फीडबैक। असाधारण लोग फीडबैक से डरते नहीं हैं। वे आलोचना को अपने खिलाफ नहीं लेते। वे जानते हैं कि हर फीडबैक उन्हें बेहतर बनने का मौका देता है। वे गलती को शर्म नहीं, सीख मानते हैं। यही वजह है कि वे तेजी से सुधार करते हैं, जबकि बाकी लोग ईगो में फंसकर वहीं के वहीं रह जाते हैं। कॉटलर बताते हैं कि सीखने में सबसे खतरनाक चीज है गलत तरीके से तेजी करना। अगर आप शुरुआत में ही गलत आदतें बना लेते हैं तो बाद में उन्हें सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हाई परफॉर्मर्स पहले धीरे और सही सीखते हैं। वे बुनियाद मजबूत करते हैं और फिर स्पीड बढ़ाते हैं। यही वजह है कि उनकी ग्रोथ लंबे समय तक टिकती है। इसके बाद किताब रचनात्मकता की ओर बढ़ती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि क्रिएटिविटी किसी खास लोगों की चीज है, लेकिन कॉटलर बताते हैं कि रचनात्मकता भी एक स्किल है जिसे सीखा और बढ़ाया जा सकता है। नए आइडिया अचानक नहीं आते, बल्कि वे एक प्रक्रिया का नतीजा होते हैं। जब आप किसी विषय पर गहराई से काम करते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं और अनुभव लेते हैं, तब आपका दिमाग उस जानकारी को जमा करता रहता है। इसके बाद जब आप थोड़ा आराम करते हैं, जैसे टहलते हैं, नहाते हैं या चुपचाप बैठे रहते हैं, तब दिमाग उस जानकारी को जोड़ना शुरू करता है और फिर अचानक एक दिन समाधान सामने आ जाता है। यही वजह है कि कई बार सबसे अच्छे आइडिया उस समय आते हैं जब आप काम नहीं कर रहे होते। न्यूटन का उदाहरण इसी बात को साबित करता है। गुरुत्वाकर्षण का विचार उसे किसी लैब में नहीं आया, बल्कि आराम करते समय आया। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है, बल्कि इसका मतलब यह है कि मेहनत और आराम दोनों का संतुलन जरूरी है। अगर आप हर समय खुद पर दबाव बनाए रखेंगे तो आपका दिमाग नए रास्ते देखना बंद कर देगा। कॉटलर यह भी बताते हैं कि रचनात्मक लोग अलग अलग क्षेत्रों से सीखते हैं। वे सिर्फ एक ही तरह की जानकारी तक सीमित नहीं रहते। वे अलग अलग विचारों को जोड़ते हैं और वहीं से नए समाधान निकलते हैं। यही वजह है कि कई बड़े इनोवेशन अलग अलग फील्ड्स के मेल से पैदा हुए हैं। अब हम धीरे धीरे इस किताब के सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे स्टीवन कोटलर कहते हैं फ्लो। लेकिन फ्लो को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम यह समझें कि इंसान की परफॉर्मेंस कैसे काम करती है। फ्लो वह अवस्था है जहां इंसान अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है, बिना डर, बिना झिझक और बिना थकान महसूस किए। पार्ट 2। पार्ट 1 हमने यह समझा कि असंभव कोई दीवार नहीं, बल्कि एक दरवाजा है, और प्रेरणा, सीखने की कला और रचनात्मकता कैसे इंसान को उस दरवाजे तक ले जाती है। अब पार्ट 2 में हम उस जगह पहुंचते हैं जहां से असली जादू शुरू होता है। यही वह बिंदु है जहां स्टीवन कॉटलर इंसानी क्षमता के सबसे गहरे रहस्य को खोलते हैं, और इस रहस्य का नाम है फ्लो। फ्लो को समझने से पहले एक सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी है। इंसान अपनी सामान्य अवस्था में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करता। हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली ताकत से बहुत नीचे काम कर रहे होते हैं। डर, ध्यान भटकाव, थकान और आत्मसंदेह हमें सीमित कर देते हैं। लेकिन फ्लो की अवस्था में ये सारी चीजें अपने आप गायब हो जाती हैं। फ्लो वह मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का एहसास नहीं रहता। घड़ी की सुइयां मानो रुक जाती हैं। आप खुद को भूल जाते हैं। न भविष्य की चिंता रहती है, न अतीत का बोझ। उस पल सिर्फ आप होते हैं और आपका काम। और इसी अवस्था में इंसान अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन तक पहुंचता है। स्टीवन कोटलर बताते हैं कि दुनिया के लगभग हर टॉप परफॉर्मर ने फ्लो को महसूस किया है, चाहे वह खिलाड़ी हो, कलाकार हो, लेखक हो या सैनिक। खिलाड़ी इसे जॉन कहते हैं, कलाकार इसे रचनात्मक ट्रांस कहते हैं, और वैज्ञानिक इसे गहरी एकाग्रता की अवस्था कहते हैं। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुभव एक जैसा होता है। फ्लो की सबसे खास बात यह है कि इसमें इंसान की परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है।
रिसर्च बताती है कि फ्लो की अवस्था में इंसान सामान्य से 5 गुना तक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। सीखने की गति तेज हो जाती है, रचनात्मकता कई गुना बढ़ जाती है और काम बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। अब सवाल यह है कि फ्लो आखिर आता कैसे है? क्या यह किस्मत की बात है या इसे जानबूझकर पैदा किया जा सकता है? स्टीवन कॉटलर साफ कहते हैं कि फ्लो कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक स्टेट है जिसे सही परिस्थितियां बनाकर बुलाया जा सकता है। फ्लो तब आता है जब चुनौती और क्षमता के बीच सही संतुलन होता है। अगर काम बहुत आसान है तो दिमाग बोर हो जाता है और अगर बहुत मुश्किल है तो डर पैदा हो जाता है। लेकिन जब काम थोड़ा कठिन होता है, जब आपको अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, तब फ्लो का दरवाजा खुलने लगता है। फ्लो में एक और जरूरी चीज होती है, स्पष्टता। आपको यह साफ पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। जब लक्ष्य धुंधला होता है तो दिमाग भटकता है, लेकिन जब लक्ष्य बिल्कुल साफ होता है तो दिमाग पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगा देता है। फ्लो की अवस्था में फीडबैक भी तुरंत मिलता है। आप खुद महसूस कर पाते हैं कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। यही वजह है कि फ्लो में गलती भी जल्दी पकड़ में आ जाती है और सुधार भी जल्दी होता है। कॉटलर बताते हैं कि फ्लो के दौरान दिमाग के अंदर भी कुछ खास बदलाव होते हैं। दिमाग का वह हिस्सा जो डर, आत्मसंदेह और खुद की आलोचना से जुड़ा होता है, वह शांत हो जाता है। यही वजह है कि फ्लो में इंसान खुद पर शक नहीं करता, वह बस करता चला जाता है। इस अवस्था में दिमाग ज्यादा तेजी से जानकारी प्रोसेस करता है, चीजें साफ दिखाई देती हैं, निर्णय अपने आप निकलते हैं। यही वजह है कि फ्लो में लिया गया फैसला अक्सर सबसे सही होता है। लेकिन फ्लो सिर्फ मानसिक चीज नहीं है, इसका शरीर से भी गहरा संबंध है। कॉटलर बताते हैं कि फ्लो में शरीर ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जो फोकस, एनर्जी और खुशी को बढ़ाते हैं। यही वजह है कि फ्लो के बाद इंसान थका हुआ होने के बावजूद संतुष्ट महसूस करता है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि फ्लो को अपनी जिंदगी में बार बार कैसे लाया जाए। कॉटलर बताते हैं कि हाई परफॉर्मर्स अपने दिन को इस तरह डिजाइन करते हैं कि फ्लो के लिए सही माहौल बन सके। वे जानते हैं कि फ्लो ध्यान भटकाव में नहीं आता, इसलिए वे अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को उस समय करते हैं जब उनका दिमाग सबसे ज्यादा ताजा होता है। वे अपने काम को छोटे लेकिन गहरे सत्रों में बांटते हैं। आमतौर पर 90 से 120 मिनट का समय फ्लो के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान फोन, सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया से दूरी बनाई जाती है। यही समय होता है जब असली काम आगे बढ़ता है। फ्लो की एक और खास बात यह है कि यह सीखने की गति को कई गुना बढ़ा देता है। जब आप फ्लो में होते हैं तो दिमाग नई जानकारी को बहुत तेजी से समझता और याद रखता है। यही वजह है कि कॉटलर कहते हैं कि अगर आप किसी स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको फ्लो के साथ सीखना होगा। अब यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। फ्लो सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि यह साहस भी बढ़ाता है। फ्लो में इंसान जोखिम लेने से नहीं डरता, क्योंकि उस समय डर से जुड़ा दिमाग का हिस्सा शांत रहता है। यही वजह है कि एक्सट्रीम एथलीट्स फ्लो में ऐसे स्टंट कर पाते हैं जो सामान्य अवस्था में असंभव लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फ्लो खतरनाक है। कॉटलर साफ करते हैं कि फ्लो लापरवाही नहीं सिखाता, बल्कि यह इंसान को पूरी तरह जागरूक बना देता है। फ्लो में इंसान ज्यादा सजग होता है, ज्यादा केंद्रित होता है और ज्यादा जिम्मेदारी से काम करता है। अब धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि फ्लो क्यों इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि प्रेरणा आपको शुरुआत देती है, सीखने की कला आपको तैयार करती है और रचनात्मकता आपको नए रास्ते दिखाती है। लेकिन फ्लो आपको उन रास्तों पर पूरी ताकत से दौड़ने की क्षमता देता है। कॉटलर बताते हैं कि असंभव को संभव बनाने का असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब इंसान बार बार फ्लो की अवस्था में जाता है तो उसकी सीमाएं पीछे छूटने लगती हैं। जो काम पहले असंभव लगता था वह धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है, और जो सामान्य लगता था वह बहुत छोटा लगने लगता है। पार्ट 3। पार्ट 2 के अंत तक हम यह समझ पाते हैं कि फ्लो कोई जादू नहीं है। यह इंसानी दिमाग और शरीर की एक प्राकृतिक अवस्था है जिसे सही आदतों और सही माहौल से बार बार पैदा किया जा सकता है। जो लोग इस कला को सीख लेते हैं वही असंभव को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि असंभव कोई दीवार नहीं है,
बल्कि एक प्रक्रिया है। प्रेरणा आपको चलने की वजह देती है, सीखने की कला आपको मजबूत बनाती है, रचनात्मकता आपको नए रास्ते दिखाती है, और फ्लो आपको उन रास्तों पर पूरी ताकत के साथ दौड़ने की क्षमता देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ किताबों और बड़े लोगों की बात है, या फिर एक आम इंसान भी इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकता है। स्टीवन कॉटलर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह असंभव को जमीन पर उतार देते हैं। कॉटलर साफ कहते हैं कि असाधारण लोग कोई अलग ग्रह से नहीं आते, वे भी डरते हैं, थकते हैं, गिरते हैं और असफल होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे इन चीजों को रुकने की वजह नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का ईंधन बना लेते हैं। वे समझ चुके होते हैं कि डर, दर्द और असफलता असंभव के रास्ते का हिस्सा है, दुश्मन नहीं। सबसे पहले डर की बात करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग डर से भागते हैं। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। कॉटलर बताते हैं कि डर असल में एक संकेत है। यह इस बात का संकेत है कि आप अपनी सीमाओं के करीब पहुंच रहे हैं। अगर आपको डर नहीं लग रहा तो इसका मतलब है कि आप बहुत सुरक्षित खेल रहे हैं। असाधारण लोग डर को पहचानते हैं और उससे दोस्ती कर लेते हैं। वे डर को यह बताने का मौका नहीं देते कि क्या करना है, बल्कि डर से यह सीखते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। जब भी डर आता है, वे खुद से पूछते हैं कि यह डर मुझे किस दिशा में धकेल रहा है। ज्यादातर मामलों में जवाब यही होता है कि डर आपको ग्रोथ की ओर धकेल रहा है। इसके बाद आता है दर्द और थकान। असंभव की राह आसान नहीं होती। लंबे समय तक फोकस करना, लगातार सीखना और खुद को स्ट्रेच करना थकाने वाला होता है। कॉटलर बताते हैं कि हाई परफॉर्मर्स दर्द को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे मैनेज करना सीखते हैं। वे जानते हैं कि दर्द और थकान का मतलब यह नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं। कई बार इसका मतलब यह होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होता है। दर्द जो आपको तोड़ रहा है और दर्द जो आपको बना रहा है, दोनों अलग होते हैं। असाधारण लोग अपने शरीर और दिमाग की सुनते हैं। वे जानते हैं कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। यही वजह है कि वे लंबे समय तक टिक पाते हैं। अब बात करते हैं असफलता की, जो असंभव की राह का सबसे डरावना हिस्सा लगता है। हम बचपन से यह सिखाए जाते हैं कि फेल होना बुरी बात है। स्कूल में फेल होना शर्म की बात मानी जाती है। समाज में फेलियर को कमजोरी समझा जाता है। लेकिन कॉटलर बताते हैं कि असफलता असाधारण सफलता का सबसे जरूरी हिस्सा है। जो लोग असंभव करते हैं, वे असफलता को डेटा की तरह देखते हैं। वे पूछते हैं कि क्या काम किया और क्या नहीं किया। वे अपनी पहचान को अपनी असफलता से नहीं जोड़ते। वे जानते हैं कि आज का फेलियर कल के फ्लो का रास्ता साफ कर रहा है। कॉटलर बताते हैं कि असफलता से बचने की कोशिश करना सबसे बड़ी असफलता है। जो इंसान कभी फेल नहीं होता, वह कभी अपनी सीमा तक पहुंचा ही नहीं। असाधारण लोग बार बार गिरते हैं, लेकिन हर बार थोड़ा समझदार होकर उठते हैं। अब यहां से किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा शुरू होता है, जहां कॉटलर यह बताते हैं कि आप इस पूरी फिलॉसफी को अपनी डेली लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। असंभव को संभव बनाने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी उलटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने दिन को थोड़ा अलग तरीके से जीना होगा। सबसे पहले आपको अपने दिन में ऐसे समय को पहचानना होगा जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा ताज़ा और फोकस्ड रहता है। यही वह समय है जब आपको अपना सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। यही समय फ्लो के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस समय आप फोन, सोशल मीडिया और बाकी दुनिया से दूरी बनाते हैं और सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग इस पैटर्न को पहचानने लगता है। वह समझने लगता है कि अब गहराई में जाने का समय है। कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद फ्लो अपने आप आने लगता है, और जब फ्लो आने लगता है तब काम भारी नहीं लगता, बल्कि हल्का लगने लगता है। इसके बाद सीखने की बात आती है। कॉटलर कहते हैं कि अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर नहीं हो रहे, तो आप धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। असाधारण लोग हर दिन खुद को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। वे ऐसे काम चुनते हैं जो उन्हें थोड़ा असहज महसूस कराएं। यही असहजता आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सीखने का एक बहुत ताकतवर तरीका है सिखाना।
जब आप किसी चीज को किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं, तब आपको खुद पता चलता है कि आप कितना समझते हैं और कहाँ कमजोर हैं। यही वजह है कि हाई परफॉर्मर्स अपने ज्ञान को बांटते हैं। वे जानते हैं कि बांटने से ज्ञान कम नहीं, बल्कि मजबूत होता है। अब बात करते हैं शरीर की, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कॉटलर साफ कहते हैं कि फ्लो का रास्ता शरीर से होकर जाता है। अगर आपका शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं है और ऊर्जा कम है, तो फ्लो आ ही नहीं सकता। असाधारण लोग इसे अच्छी तरह समझते हैं। वे नींद, मूवमेंट और पोषण को अपनी परफॉर्मेंस का हिस्सा मानते हैं, न कि अलग चीज। थोड़ा चलना, हल्की एक्सरसाइज करना और सही समय पर आराम करना फ्लो को बुलाने का काम करता है। यही वजह है कि कई क्रिएटिव लोग टहलते हुए सोचते हैं और कई बड़े आइडिया वॉक के दौरान ही पैदा होते हैं। अब धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि असंभव कोई एक बड़ा छलांग नहीं है। यह छोटे छोटे सही कदमों की एक लंबी श्रृंखला है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर हफ्ते खुद को थोड़ा स्ट्रेच करना और हर महीने अपने उद्देश्य को याद करना, यही वह सिस्टम है जो आम इंसान को असाधारण बना देता है। स्टीवन कॉटलर इस किताब के अंत में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी सीमा उसकी सोच है। जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, उसी दिन असंभव की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। असंभव बाहर नहीं होता, असंभव हमारे अंदर की मान्यताओं में छुपा होता है। जब आप प्रेरणा को उद्देश्य से जोड़ते हैं, सीखने को रोज की आदत बनाते हैं, रचनात्मकता को जगह देते हैं और फ्लो को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तब आप धीरे धीरे वही काम करने लगते हैं जिन्हें देखकर लोग कहते हैं कि यह संभव कैसे हुआ। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल हमें यह सिखाती है कि असाधारण लोग किसी खास मिट्टी से नहीं बने होते। वे बस अपनी सीमाओं पर भरोसा नहीं करते। वे जानते हैं कि इंसान की क्षमता तय नहीं होती, वह बढ़ती रहती है। अगर आप यह मान लेते हैं कि आपके अंदर भी कुछ बड़ा करने की ताकत है, अगर आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि डर रास्ता दिखाने आया है और असफलता सिखाने, तो कोई भी लक्ष्य बहुत दूर नहीं रह जाता। यही इस किताब का सार है और यही असंभव की असली कला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे सोचने का नया तरीका मिला हो, अगर आपको लगा हो कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहराई से समझाई गई बुक समरीज और पावरफुल आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। क्योंकि हो सकता है आज आपने सिर्फ एक वीडियो देखा हो, लेकिन कल आप वही इंसान बन जाए जो किसी और के लिए असंभव को संभव बना दे।